एक हफ्ते बाद बुटाना थाने में खबर आई कि 23 जून को हिसार के नारनौंद थाने में 2 लावारिस लाशें मिली थी। सुनते ही मनोज की मां और बहन हिसार के नारनौंद थाने पहुंचे। पुलिस ने दोनों डेड बॉडी की तस्वीरें दिखाई। लाशों में कीड़े लग चुके थे, पहचानना मुश्किल था। तस्वीरें देखते ही चंद्रप्ती माथा पीट पीट कर रोने लगी। सीमा ने मनोज को उसकी शर्ट और बबली को उसके पाजेब से पहचान लिया। ये वही पाजेब थी जो मनोज ने बबली को दी थी। पुलिस तो लाशों का अंतिम संस्कार कर चुकी थी। चंद्रप्ती और सीमा मनोज की राख लेकर घर लौट आई। उनके गांव में उनका सामाजिक बहिष्कार और भी कड़ा हो गया। मनोज का छोटा भाई मोबाइल रिचार्ज कराने गांव की दुकान पर गया तो दुकानदार ने मना कर दिया। बहन सीमा भाई की अस्थियों के लिए मिट्टी का कलश लेने कुम्हार के यहां गई तो उसने भी ये कहकर मना कर दिया कि तेरे घर का हुक्का पानी बंद है। सीमा ने पड़ोस के गांव से सहेली की मदद से कलश खरीदा। सब्जी वालों ने सब्जी देना बंद कर दिया। ऑटो जीप वालों ने गाड़ी में बिठाना बंद कर दिया। गांव में जो भी उनसे मिलता यही सलाह देता कि केस वापस ले लो, जो हुआ सो हुआ। लेकिन चंद्रप्ती और सीमा ने हार नहीं मानी। ड्राइवर मनदीप ने पुलिसिया पूछताछ में जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि 15 जून को कुछ लोग बबली के रिश्तेदार, जिनमें गंगाराम भी था, उसे किराए पर लेकर गए थे। उन्होंने कहा था कि उनके घर की बेटी एक लड़के के साथ भाग गई है, उसे पकड़ना है। मनदीप ने बताया कि कैसे उन्होंने बस रुकवाकर मनोज और बबली को उतारा, पीटा और फिर कैथल ले गए। हालांकि उसने कहा कि वह उन्हें करोड़ा गांव के खेत में छोड़कर लौट आया था और उसे नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। मनदीप की निशानदेही पर पुलिस ने 1 जुलाई को बबली के भाई सुरेश, चाचा राजेंद्र और ममेरे भाई गुरुदेव को पकड़ लिया। अगले दिन 45 साल के मामा बारूराम और 28 साल के ममेरे भाई सतीश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन गंगाराम अभी भी फरार था। बबली के भाई सुरेश ने कबूल किया कि उसने ही मनोज और बबली को मारा है, क्योंकि मनोज और बबली का गोत्र एक ही था, इसलिए दोनों भाई बहन थे। उनमें शादी हम कैसे बर्दाश्त करते। बबली ने हमारे परिवार की नाक कटा दी थी। चाचा राजेंद्र ने बताया कि रस्सी से बांधकर गर्दन तोड़ी और लाशें नहर में फेंक दी। पुलिस ने बारूराम, बबली का मामा, से सख्ती से पूछताछ की। उसने बताया कि उसकी मारुति कार में ही दोनों की लाशें भरकर नहर में फेंकी गई थी। पुलिस ने बारूराम के खेत से वो मारुति कार बरामद की। वैक्यूम क्लीनर से साफ करने पर कार से बबली की पाजेब के घुंघरू और एक पर्स में मनोज बबली की फटी हुई फोटो मिली। गाड़ी में कई जगह खून के धब्बे भी थे। स्कॉर्पियो से भी रस्सी, बबली के लंबे बाल और लाठियां मिली थी। इन सभी सैंपलों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। अध्याय 13, कोर्ट रूम का ड्रामा और एक वकील का साहस। हर एक कड़ी को जोड़ने के बाद मामला करनाल सेशन कोर्ट पहुंचा। मनोज की मां चंद्रप्ती और उसकी बहन कई वकीलों के पास गई, लेकिन खाप पंचायत के डर से कोई भी ये केस लेने को तैयार नहीं हुआ। जो कोई तैयार होता भी था, चंद्रप्ती को डर था कि वह बीच में ही केस छोड़ देगा। पुलिस और वकीलों पर खाप पंचायत का भारी दबाव था। काफी मशक्कत के बाद हिसार के एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने ये केस लड़ने का साहस दिखाया। वे बताते हैं, इस केस को तो सेशन कोर्ट के जज भी नहीं सुनना चाहते थे। 3 सेशन जज बदलने के बाद एडिशनल सेशन जज वानी गोपाल शर्मा के कोर्ट में केस चला। कोर्ट ने गंगाराम को पकड़ने के लिए वारंट जारी किए। कैथल के डीएसपी ने कोर्ट में बयान दिया कि गंगाराम को पकड़ने से जिले की कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। कोर्ट ने डीएसपी को फटकार लगाई, जिसके बाद गंगाराम ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अब कोर्ट में जिरह शुरू हुई। एडवोकेट खोवाल ने दलील दी, माय लॉर्ड, इन नौजवानों ने अपनी मर्जी से जीवन साथी ही तो चुना था, जिसका अधिकार इस देश का कानून भी देता है, लेकिन इन लोगों ने दोनों की जान ले ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि कितनी बेरहमी से दोनों का कत्ल किया गया है। मनोज के प्राइवेट पार्ट तक को इन हैवानों ने नहीं छोड़ा।
मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि मनोज इनके परिवार की बेटी का पति है, एक बूढ़ी मां चंद्रप्ती का बेटा है, उसके घर को चलाने वाला इकलौता शख्स। बचाव पक्ष के वकील ने कहा, हुजूर, अभी तक ऐसा कोई सबूत कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि मनोज और बबली का मर्डर हुआ है, और अगर मर्डर हुआ भी है तो इन सभी ने ही किया है। इसका भी कोई ठोस प्रमाण नहीं है। नारनौंद में मिली लाशें पहचानने लायक नहीं थी। सिर्फ कपड़े और ज्वेलरी के आधार पर कैसे कहा जा सकता है कि वे मनोज और बबली ही थे? खोवाल ने उन्हें रोकते हुए कहा, क्या पुलिस की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट झूठ बोल रही है? बबली के भाई ने खुद हत्या की जगह पर जाकर सल्फास की डिब्बी रिकवर करवाई है। वहीं बबली का पर्स भी मिला है। बबली के मामा बारूराम की कार से बबली के पाजेब के घुंघरू, सीट और हैंडल पर लगे खून के सैंपल बबली की मां के डीएनए से मैच हो रहे हैं। इससे साफ है कि एक लाश बबली की ही थी। 15 जून की शाम को मनोज ने जिस टेलीफोन बूथ से फोन मिलाया था, उसके मालिक ने भी तस्वीर देखकर मनोज बबली को कॉल करते हुए पहचानने की पुष्टि की है। मनोज की मां और बहन ने उसके कपड़े, जूते की पहचान की है। यदि इन लोगों ने इन्हें नहीं मारा तो किडनैप करने के बाद वे दोनों कहां गए? अगर नहीं मारा तो दोनों के गायब होने की कोई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? अध्याय 14, ऐतिहासिक फैसला और अधूरी जीत। 25 मार्च 2010 करनाल सेशन कोर्ट की एडिशनल जज वानी गोपाल शर्मा ने बबली के भाई सुरेश, चाचा राजेंद्र, मामा बारूराम, मामा के बेटे सतीश और ममेरे भाई गुरदेव, खाप नेता और बबली के दादा गंगाराम को दोषी माना। कोर्ट ने स्कॉर्पियो के ड्राइवर मनदीप को भी दोषी माना। 5 दिन बाद 30 मार्च 2010 को जज वानी गोपाल शर्मा ने 100 पन्नों का ऐतिहासिक जजमेंट पढ़ा। स्कॉर्पियो के ड्राइवर मनदीप को, ये जानते हुए कि मनोज बबली को किडनैप किया जा रहा है और उनके साथ बर्बरता होते देखने के बावजूद अधमरी हालत में छोड़ने के लिए 7 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उसकी पारिवारिक स्थिति, बुजुर्ग मां, पत्नी, पिता नहीं, इकलौता कमाने वाला को देखते हुए कुछ रहम बरता। 52 साल के खाप नेता गंगाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई। फिर जज ने कहा, जिस भाई को अपनी बहन, उसके पति की रक्षा करनी चाहिए थी, उसी भाई ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी। जिस बर्बरता से दोनों का कत्ल किया गया है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर। एक भाई ने अपनी ही बहन के मुंह में जबरन जहर खिलाकर मार दिया। इससे जघन्य क्या हो सकता है? इस केस में 52 साल के व्यक्ति की जो सोच है वही 25 साल, 30 साल के लोगों की है। ऐसी सोच हमेशा के लिए खत्म कर देनी चाहिए। इसलिए अदालत सुरेश, बबली का भाई राजेंद्र, चाचा बारूराम, मामा और गुरदेव, ममेरा भाई को मृत्युदंड की सजा देती है। इन्हें फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक इनकी मौत न हो जाए। फैसला आते ही पूरे गांव में तनाव बढ़ गया। पुलिस को करोड़ा गांव में चौकी बनानी पड़ी। बबली के परिवार वालों ने करनाल सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अर्जी दी। 11 मार्च 2010 संभवतः ये तारीख फैसले के बाद की अपील की तारीख होनी चाहिए। फैसले की तारीख 30 मार्च 2010 है, तो शायद ये अगले साल 2011 की हो या टाइपो हो। मूल लेख में 2010 ही लिखा है, पर यह कुछ भ्रमित करने वाला है को हाई कोर्ट ने इस मर्डर को रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं माना। कोर्ट ने तर्क दिया कि हरियाणा में ऑनर किलिंग के नाम पर इस तरह की हत्याएं होती रही हैं, जो कि एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तर्क था। कोर्ट ने कहा कि इस केस में कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। सतीश, मामा का बेटा, और गंगाराज, दादा के खिलाफ कोई डायरेक्ट सबूत नहीं मिला है, इसलिए दोनों को बरी किया जाता है। बाकी सुरेश, राजेंद्र, बारूराम और गुरदेव की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। हाई कोर्ट ने पुलिस की लापरवाही पर भी कड़ी टिप्पणी की। कैसे 15 जून की शाम बुटाना थाने में वायरलेस मैसेज फ्लैश होने के बाद भी हेड कांस्टेबल रमेश चंद ने कोई एक्शन नहीं लिया?
कैसे राजौंद थाने के सब इंस्पेक्टर जगबीर सिंह ने मनोज और बबली को बीच रास्ते में छोड़ दिया, जबकि उन्होंने खुद कहा था कि बबली के परिवार से खतरा है। कैसे इंस्पेक्टर धर्मपाल और सुभाष चंद्र ने मामले को बहुत हल्के तरीके से इन्वेस्टिगेट किया। जिस बस से दोनों को उतारा गया उसके कंडक्टर का बयान तक दर्ज नहीं किया गया। टोल प्लाजा पर कुलदीप के अलावा कई और लोग काम कर रहे थे, लेकिन किसी का बयान पुलिस ने नहीं लिया। पुलिस ने 41 गवाहों के बयान पेश किए, लेकिन कई अहम कड़ियां कमजोर रखी। 23 जून को जो लावारिस लाशें हिसार में मिली, उनकी सूचना भी परिवार को दिए बिना गुपचुप रखी गई और दाह संस्कार कर दिया गया। अध्याय 15, सुप्रीम कोर्ट की मुहर और एक मां का अधूरा इंसाफ। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए 9 जनवरी 2019 को सभी सुरेश, राजेंद्र, बारूराम और गुरदेव की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी। सेशन कोर्ट के फैसले के बाद से ही ये सभी अंबाला जेल में बंद है। आज भी मनोज की मां चंद्रप्ती की सुरक्षा में घर के बाहर एक पुलिस वाला तैनात रहता है। गांव वाले अब भी खुलकर इस बारे में बात करने से डरते हैं। चुपके चुपके ही मनोज और बबली की दर्दनाक कहानी दोहराते हैं। बबली की मां आज भी किसी से न मिलती है, न बात करती है। शायद अपने किए पर शर्मिंदा है, या शायद समाज के डर से खामोश। मनोज की बहन सीमा अब करनाल की पुलिस अकादमी में ट्रेनर है। वो उस खौफनाक दौर को याद करते हुए बताती है, जब सेशन कोर्ट का फैसला आया था तो मुझे मारने के लिए 25 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। एक बार तो सुनवाई के दौरान बबली के भाई सुरेश ने भरे कोर्ट में पुलिस से हाथ छुड़ाते हुए मुझे थप्पड़ जड़ दिए थे। सीमा का मानना है कि फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलना मनोज और बबली के साथ नाइंसाफी है। यह कहानी सिर्फ मनोज और बबली की नहीं है, ये कहानी है समाज की उन खोखली परंपराओं की, झूठी शान की, जिसके नाम पर न जाने कितनी प्रेम कहानियां अधूरी रह जाती हैं, न जाने कितने मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ये कहानी एक सवाल भी उठाती है, आखिर कब तक प्यार करने वालों को समाज के इन ठेकेदारों से डरकर जीना पड़ेगा? कब तक इज्जत के नाम पर खून बहता रहेगा? मनोज और बबली तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी कहानी एक दर्दनाक सबक है। एक चीख है जो पूछ रही है, आखिर कब मिलेगा सच्चा इंसाफ? तो दोस्तों, ये थी मनोज और बबली की दर्दनाक कहानी। एक ऐसी कहानी जो अपने पीछे कई सवाल और एक गहरा, कभी न भरने वाला शून्य छोड़ गई है। उनका प्यार समाज की नजरों में गुनाह था, लेकिन क्या किसी गुनाह की सजा इतनी भयानक, इतनी अमानवीय हो सकती है? क्या झूठी शान और तथाकथित इज्जत दो खिलती हुई इंसानी जिंदगियों से बढ़कर है? मनोज और बबली तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी कहानी आज भी हरियाणा की हवाओं में एक अनकही सिसकी बनकर गूंज रही है। ये कहानी हमें बार बार सोचने पर मजबूर करती है कि हम कैसे समाज में जी रहे हैं, जहां प्यार करना मौत को दावत देना बन जाता है। आपको इस कहानी ने कितना झकझोरा? आपके क्या विचार हैं इस ऑनर किलिंग जैसी सामाजिक कुरीति पर, और इसे कैसे शून्य किया जा सकता है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। आपकी आवाज शायद किसी और मनोज और बबली को बचाने में मददगार साबित हो। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी अनकही, अनसुनी कहानियां जो अक्सर समाज के अंधेरों में शून्य हो जाती है, दुनिया के सामने आती रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, शून्य स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही और भी कई सच्ची, दिल को छू लेने वाली और कभी कभी दहला देने वाली कहानियां। बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि हमारी अगली कहानी की सूचना आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, एक नए रहस्य, एक नए दर्द, या शायद एक नई उम्मीद के साथ, सिर्फ शून्य स्टोरी पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने आसपास प्यार फैलाएं और इंसानियत को शून्य न होने दें। नमस्कार।